Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the 5th day of Super 3000 MCQ batch for JEE Main 2021 and NEET 2021. So guys, आज के इस प्यारे से सेशन में मींस 5th डे पे हम करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के प्यारे प्यारे एमसीक्यूज और केमिकल बॉन्डिंग के सारे टॉपिक को प्यार से कवर करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि केमिस्ट्री का हार्ट बोला जाता है, दिल। अच्छा, लेफ्ट साइड में ही होता है ना? हाँ, पता नहीं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा ये तो दिल है, पता नहीं किधर होता होगा, लेफ्ट साइड में ही होता होगा। ठीक है, सो गाइस केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए और नीट के लिए। नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने, और जेईई मेन में हर साल एक क्वेश्चन तो आने ही आने, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का है। और एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे क्वेश्चन 30 सेकंड में बन जाएंगे और श्योर शॉर्ट बन जाएंगे। इसमें एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती, केमिकल बॉन्डिंग में एक्सेप्शन नाम की चीज ज्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन, जिसमें कि लिया गया है 34-35 क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल केमिकल बॉन्डिंग के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रॉक। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है फटाफट सब लोग आंसर कर देंगे, सब लोग आंसर कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। क्या कहा जा रहा है? द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5, दिस इज व्हाट, दिस इज ICl5 एंड ICl4 माइनस। और ये क्वेश्चन बेस्ड है VSEPR एज वेल एज ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दोनों के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे यहां पे। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4 माइनस एच बोला गया भाई, ये बता दो। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, मतलब बेसिकली यहां पे हमें शेप बताना है। शेप बताने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग में वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप चेक कर सकते हो शेप। ठीक है, कैसे? देखो ICl5 में पहले आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? ओरली, याद है क्लास में बताया, ओरली, बिना कोई ट्रिक के। ट्रिक हमें नहीं लगानी, ओरली बात करनी है। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये क्या है? हैलोजन है, तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन जुड़ना है, तो क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चला गया और सब क्या बन गए? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए? 5। 7 में 5 गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, उसका पेयर कितना बनेगा? 1। तो लोन पेयर क्या हो गया? 1, है ना? तो ऑस्टेरिक नंबर 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d2 आया। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर क्या है? 1 है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है बेसिकली क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहां पे एक लोन पेयर आ गया है, तो बताना ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर हम कहां रखते हैं? ऑब्वियसली एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। मींस इसका ऐसा कुछ बनने वाला कहानी, ध्यान से देखो, Cl 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 Cl, एक तरफ Cl और इधर क्या होगा? लोन पेयर। तो ये सब मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको अगर आप प्यार से देखोगे तो बेसिकली क्या है? जब हम शेप बताते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? स्क्वायर और एक इधर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो इसका मतलब ICl5 क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो ICl5 के बारे में सबसे पहले कमेंट करना है, मतलब स्क्वायर पिरामिडल तो सर 2 में है ना? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब ICl4 माइनस भी हमें चेक करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखना, ICl4 माइनस की बात करें, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस उसमें काउंट कर लेना हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो 7 + 1 क्या हो गया? 8, है ना? 8 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास हो गए अभी। ठीक है, और उसमें 4 तो बॉन्ड बना गए, 4 बन गए क्या? सिग्मा बॉन्ड। यहां पे 4 क्या बन गए भैया? सिग्मा बॉन्ड। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 8 में 4 गया, बचा 4। 4 का पेयर कितना बना सकते हो? 2। तो यहां पे ऑब्वियसली है ना, आयोडीन के पास लोन पेयर कितना होगा? 2। तो ऑस्टेरिक नंबर कितना आया? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। कैसा ज्योमेट्री इसमें बनता है? तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री बनता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप की बात जब हम करने जाएंगे तो यहां पे चूंकि 2 लोन पेयर है, दोनों कहां पे रख दो? एक्सियल पे। ठीक है, अब नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे एक्सियल पे रखा, यहां पे भी एक्सियल पे लोन पेयर रख दिया। बताओ कैसा शेप दिख रहा है तुमको? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसका मतलब ICl4 माइनस इज स्क्वायर प्लेनर, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? मुझे समझाते हुए भी आप देख सकते हो 1 मिनट से ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया होगा, या फिर हो सकता है लग गया हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं इतना प्यार से। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। सबको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले टेट्राहेड्रल माइंड में क्लियर होना चाहिए, पेपर पे नहीं, माइंड में। ऑक्टाहेड्रल माइंड में क्लियर होना चाहिए, पेपर पे नहीं। ट्राइगोनल बाइपिरामिड माइंड में क्लियर होना चाहिए, पेपर पे नहीं। कैसा दिखता है? 3D एकदम क्लियर होना चाहिए।
जैसे ही मैं बोलूं ऑक्टाहेड्रल तो तुम्हें दिखने लगे यहां ये स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 एटम है, फिर अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है और स्क्वायर के सेंटर पे सेंट्रल एटम है ना, इस तरीके से पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जो कि किस पे बेस्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे। ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया है। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनाइन फॉर्मेशन इज। कह रहा है कि बताओ इन सब में कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्टेबलाइज हो सकता है एनाइन फॉर्मेशन से। मींस जो एनाइन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए भैया, इससे ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए, है ना, ओरिजिनल मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल उसका एनाइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई कोई भी स्पीसीज, चूंकि सब ये क्या है, डाया एटमिक है ना, डाया एटमिक मॉलिक्यूल है, उसी फिर एनाइन बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जिसमें भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा, जिस स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। दो एटम के बीच में बॉन्ड जितना ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा आएगा। बॉन्ड ऑर्डर मींस व्हाट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर एनाइन स्टेबल का कंडीशन क्या चाहिए, अपने को बॉन्ड्स ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, ओरिजिनल वाले से। तो C2 को अगर हम प्यार से देखें, इसकी एक ट्रिक भी आती है गाइस बॉन्ड ऑर्डर की, हमने लिखवाई भी है क्लास में, कि अगर अपना टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अगर 15 तो 0.5 घटा दो, है ना, 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 17 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है। 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 18 पे अपना बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। 19 पे और 0.5 घटा दो तो 0.5 ही बच गया, और 20 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। मतलब 14 पे 3 है और आगे बढ़ रहे हो 20 तक तो बस 0.5 घटा के लिखते जाओ। सिमिलरली अगर ऊपर जाओगे तो भी, तो ऊपर जाएंगे तो फिर घटा देना है 0.5, 2.5, है ना। 12 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 पे क्या हो जाएगा, 1.5। 10 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर, इस तरीके से। तो कितना अच्छा ट्रिक है। 14 पे 3, ऊपर भी बढ़ रहे हैं तो भी 0.5 घटा दो, नीचे भी जा रहे हैं तो भी 0.5 घटा के लिखते जाना है। अब देखो C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, वैलेंस नहीं, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन 12, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। हमें एनाइन इसका बनाना है, मतलब C2 माइनस बनाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब 13। तो बॉन्ड ऑर्डर अभी इसका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। बताओ पहले तो बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अभी हो गया 2.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो क्या ये स्टेबलाइज नहीं हो गया एनाइन फॉर्मेशन से, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो, है ना। वैसे चेक करना चाहते हो, जिनके मन में थोड़ी सी भी शंका है वो चेक कर लेना घर पे। चलो एक मैं चेक करके बताता हूं। O2 मतलब 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, है ना। O2 माइनस मतलब 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। बॉन्ड ऑर्डर घट गया यार, ये तो डीस्टेबलाइज हो गया। क्लियर, हाँ सर। देखो कितना मस्त ट्रिक बता दिया। देखो एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग के 40% क्वेश्चन अकेले MOT पे आते हैं, और उसमें 35 मतलब 40% है ना, मतलब इस चैप्टर का 35% क्वेश्चन ट्रिक से बन जाने हैं। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक होती है, पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म की ट्रिक होती है। ऑब्वियसली पढ़ा हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन हो 10 और 16 को छोड़कर तो क्या होगा, अपना मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 10 और 16 वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर का भी ट्रिक है, पैरामैग्नेटिज्म की भी ट्रिक है। क्या टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहां पे कह रहा है कि द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो चारों जो ऑप्शन है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, ग्रुप 14 के हैं। और इनका कुछ इस तरीके से पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, काशी गए शंकर पार्वती, है ना, इस तरीके से। क्लियर, हाँ सर। कह रहे पी बॉन्ड मतलब सबसे अच्छा, किसमें इतनी ताकत है, किसमें इतनी योग्यता है कि पी बॉन्ड आसानी से बना ले, मजेदार बॉन्ड बना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, यहां पे कार्बन देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये पी बॉन्ड बना सकता है ना। बाकी तो भैया क्या है, पी भी बना सकते हैं, लेकिन सेकंड पीरियड जितने भी एलिमेंट है वो पी बॉन्ड नहीं बना सकते, सिर्फ पी बॉन्ड बना सकते हैं। और सबसे इफेक्टिव पी बॉन्ड सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट ही बना सकते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे जो पी बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, 2p बनेगा। जबकि सोचो मान लो यहां पे पी बनेगा तो यहां पे क्या बनेगा, 3p बॉन्डिंग होगी, हाँ या ना। अच्छा, ओवरलैपिंग सबसे इफेक्टिव कब होगा, जब यहां पे भैया
जो अपना ऑर्बिटल है वो क्या है, कम शेल नंबर वाला है, मतलब 2p ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ना ओवरलैपिंग है, तो इसलिए सबसे अच्छा पी बॉन्ड बनाने में इन चारों में सबसे ज्यादा माहिर कौन होगा, कार्बन माहिर होगा। क्लियर, हाँ सर। सो गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेसिकली ये बेस्ड है किस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। कहा जा रहा है 2π½ सिग्मा बॉन्ड्स, 2π½ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होगा, देखो 2 सिग्मा और ½ पाई अगर मुझे लेना है, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना प्यार से, ठीक है। इसका मतलब टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2π और ½ सिग्मा, मतलब टोटल बॉन्ड हो गए 2.5, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होने चाहिए स्पीसीज में, 2.5 होना चाहिए गाइस, है ना। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2.5। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि बॉन्ड ऑर्डर किसमें 2.5 है, तो O2 देखे तो 16, अभी ऑर्डर याद है ना, 14 पे क्या होता है 3, 13 पे क्या होगा 2.5, और फिर इधर क्या 15 पे क्या होगा 2.5, ठीक है। तो 13 15 वाला देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन, O2 का तो 16 है, ये तो 2 बॉन्ड ऑर्डर देगा, नहीं चाहिए। N2 प्लस 14 - 1 इलेक्ट्रॉन है ना 13, तो 13 पे 2.5 होता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई 2.5 तो है। अब O2 प्लस की बात कर ले तो 16 में से एक गया, तो ये भी क्या है भैया बॉन्ड ऑर्डर, तो ये भी 2.5 दे रहा है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है 15 है। N2 14 नहीं, ये तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों ऑप्शन में कोई भी हो सकता है ना, ऐसा मत बोलना कि NTA वालों ये पूछा हुआ सवाल है 2020 में या 19 में शायद, ठीक है, ये मत बोलना गलत बना दिया, 2.5 तो दो ऑप्शन में आ रहा है। देखो ध्यान से, पहला कंडीशन तो ये है कि अगर 2π½ सिग्मा बोला है, इसका मतलब टोटल बॉन्ड्स 2.5 होने चाहिए, मींस बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 आने ही चाहिए। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है अगले साल ये आ जाए कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिग्मा और ½ पाई हो, है ना। और ये ऐसे भी पॉसिबल है कि 2π और ½ सिग्मा हो, दोनों तरीके से तो पॉसिबल है 2.5, है कि नहीं, बिल्कुल। तो अभी हमको क्या करना है, 2π और ½ सिग्मा देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर है, पाई में है, मतलब कैसे मैं अभी दिखाता हूं। जैसे N2 प्लस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, है ना, तो ये क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कैसे बनेगा डायग्राम, सबको याद होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा अपना π2px इज इक्वल टू π2py, और उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2pz, एंड देन क्या आता है भैया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, है ना, और इधर क्या होता है सिग्मा स्टार 2pz, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ सर। भर दो इलेक्ट्रॉन को, 2 4 6 8 तो भर चुके, है ना, अब 8 हो गया, 9 10 11 12, मतलब 2 2 तो यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद 13वां जो है वो यहां पे आएगा। क्लियर, हाँ सर समझ में आ गया। तो अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से, अगर हमें 2 पाई चाहिए, मतलब जो लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होने चाहिए, तभी 2 पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, पाई में है, और ½ सिग्मा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो 2 पाई बॉन्ड इससे बना जाएगा और ½ सिग्मा बॉन्ड इससे बना जाएगा। क्लियर, समझ में आया, क्लियर समझ में आया, समझ में आ गया सर, कि सिर्फ 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना ही जरूरी नहीं है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तभी बॉन्ड बना होगा। क्लियर, हाँ या ना, इस तरीके का समझ में आ गया, ओके, नो टेंशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, यहां पे आपको बताना है which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus। गाइस कौन सही है कौन गलत है, देखो 4 ऑप्शन दिया, चेक करना है कि Li2 प्लस और Li2 माइनस के बारे में क्या सही बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है Li2 प्लस इज अनस्टेबल, Li2 माइनस इज स्टेबल, सेकेंड में स्टेबल अनस्टेबल, सी में बोथ आर स्टेबल, डी में बोथ आर अनस्टेबल। देखो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी
कोई भी स्पीसीज अस्टेबल तब होगा जब उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो नहीं आए। जब बॉन्ड ऑर्डर उसका जीरो नहीं आए मींस बॉन्ड तो बना है दोनों एटम के बीच, तो स्टेबल है, बॉन्ड बना तो स्टेबल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम Li2+ को देखें और Li2- को देखें तो Li मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तो Li2 में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो Li2+ में क्या हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और Li2- में क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप भरोगे, इसको आप क्या करोगे, भरोगे, कहां भरोगे, अभी जो डायग्राम बनाया था अप टू 14 देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग डायग्राम अलग होता है बेसिकली, अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, है ना, ये क्या था ध्यान से देखो, अप टू 14 ये चलता है, मतलब अप टू 14 क्या होता है, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इसमें sp मिक्सिंग होती है। ऑलरेडी ये सारे टर्म आपको पता होगा क्योंकि आप फ्रेशर तो हो नहीं जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, ऑब्वियसली आपको ये सारे टर्म पता होगा। तो sp मिक्सिंग बेसिकली क्या होता है कि ये जो sp मिक्सिंग बेसिकली ये क्या होता है कि सिग्मा 2s, है ना, और कहां गया सिग्मा 2pz जब मिक्स होगा तो इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप देखो कि अप टू 14 जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं MOT में, तो उसमें सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz दूर दूर होता है, जबकि जैसे हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 के बाद ही सिग्मा 2pz आ जाता है, पाई बाद में आता है। क्लियर? हाँ सर, तो इसका मतलब याद हो गया सर हमें। चलो इधर आ जाते हैं। तो अगर हम Li2+ की बात करें तो इसका जब हम लिखेंगे, सॉरी बहुत आगे चला गया मैं, लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो ये आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, हमें चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2s1। क्लियर? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में है 2 और 1 3 और एंटी बॉन्डिंग में है 2, मतलब ये क्या आएगा नॉट 0, ये क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है ना, मतलब ये भी क्या है स्टेबल है। Li2- मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन मत बनाओ, इसी में अब दोबारा भर दो, है ना, तो ये हो गया 6, है ना, और उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s1। क्लियर? हाँ सर। तो बॉन्डिंग में देखो 2 और 2 4 है, एंटी बॉन्डिंग में क्या है 2 और 1 3 ही है, तो अगेन उसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है 0.5 आएगा। क्लियर? है ना यार, हाफ 4 - 3/2। ठीक है, तो दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो आया है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही क्या है स्टेबल है, दोनों ही क्या है स्टेबल है। बात क्लियर? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंस इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे 2 चीज ध्यान समझना कि शेप भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है, कोई सिर्फ एक नहीं, दोनों जहां पे हो कंडीशन। तो अगर हम NH3 और NH4, वैसे पता है ऐसे क्वेश्चन ना अब आप ऑप्शन ए से लेकर डी तक चेक नहीं करो, क्योंकि अब आप एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस क्वेश्चन में ऑप्शन देखे एक बार नजर मारे कि हमारा शक चला जाए कि हमें इस ऑप्शन से लग रहा है कि इसमें ये कहानी सेट हो जाएगा। जैसे अगर हम NH3 को देखें तो NH3 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें नाइट्रोजन की तो क्या है sp3 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। कैसे है ये आपको पता है? नहीं पता है? अबे पगले, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बना लिए, मतलब 3 क्या हो गए सिग्मा, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का 1 क्या हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, टोटल क्या हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, है ना। इसमें होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन एक क्या है अपना लोन पेयर है, तो जो इसका शेप होगा वो कैसा होगा पिरामिडल होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। जब NH4+ बन गया तो NH4+ कुछ ऐसा दिखता है क्या? NH4+ कुछ ऐसा दिखता है क्या? हाँ सर ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड दे दो और यहां पे प्लस लिख दो, दिस इज NH4+। तो अगेन नाइट्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका लोन पेयर तो बचा नहीं अब। ठीक है, तो इसका अभी कैसा हो गया भाई शेप टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 रह गया। तो शेप तो चेंज किया लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं किया, तो अपना ये आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से मैं ना प्यार से देखा तो मुझे लगा कि डी ऑप्शन होगा, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। कैसे? BF3 बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, ग्रुप 13 का ये है ना एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर क्या हो गया भाई 0, सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया 3, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। ऑलरेडी मैंने मतलब इतने ट्रिक मैंने बताए, अब क्या करूं मैं। ठीक है,
चलो ऑस्टेरिक नंबर क्या आया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2, मतलब ये क्या हो जाए ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। बी अब 4 माइनस को ध्यान से देखें तो ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ, ठीक है। ओके, तो 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बना लिए बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, लोन पेयर क्या हो गया 0, तो ऑस्टेरिक नंबर क्या आया 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया, है ना। और शेप कैसा आएगा भैया टेट्राहेड्रल आएगा, शेप कैसा आएगा टेट्राहेड्रल आएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लोन पेयर जब नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ये सब बेसिक बात यार सबको पता होना चाहिए, है ना। ऑलरेडी रेगुलर क्लास में हम कर चुके हैं, पहले इसका आंसर देता हूं फिर, है ना, नहीं तो भटक जाऊंगा। ट्राइगोनल प्लेनर और ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल, तो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज किया और ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल भी हो गया, मतलब दोनों ही इसमें चेंज हो रहा है, मतलब डी। देखो एक चीज अब मैं जो बताने वाला हूं कि ज्योमेट्री 2 टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और दूसरी होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मींस लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को ही काउंट करेंगे क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ज्योमेट्री वो होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मींस मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, जो लोन पेयर उसको काउंट नहीं करना। तो हमारे एग्जाम में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो कि शेप कहलाता है वो पूछा जाता है, क्लियर। आगे बढ़े, हाँ सर। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई, क्या ये आप चेक कर सकते हो, इतना तो आपको आता होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। देखो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो सही है, हमारा आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट पूछा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं ये क्वेश्चन क्यों लिया हूं, आसान है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी करते हैं, ऑप्शन ए कर देंगे, हाँ BF3 तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अरे भाई होता है, लेकिन हमें वो चूज करना है जो नहीं होता है, जो इनकरेक्ट है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी शैतान का काम होता है, हम लोग तो इंसान है? चलो ये हमारा आंसर नहीं है। H2O बेंट, हाँ इतना एक्सपीरियंस हो गया। हाँ NF3 ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ लोग सोचते हैं 3 एटम है ट्राइगोनल पे बिछा दो, अरे पगले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बनाए बॉन्ड, बचा लोन पेयर 1, है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए 3, ऑस्टेरिक नंबर क्या आया 4, 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3 में अरेंजमेंट कैसा टेट्राहेड्रल, लेकिन एक क्या है लोन पेयर, तो एक जब है लोन पेयर महाशय, है ना, तो ऑब्वियसली ये अब कैसा दिखेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं दिखेगा, ये पिरामिडल दिखेगा। ये कैसा भाई पिरामिडल दिखेगा, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। हाँ तो इसका मतलब NF3 पिरामिडल होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी होगा, जो इनकरेक्ट है वही हमारा ऑप्शन होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायग्राम बिलो ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये जो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिया हुआ है ना, ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो किसका है एक्चुअली, ठीक है, हमें बस इतना पता करना है ना। चलो अगर हम इस डायग्राम को प्यार से देखें और ऑप्शन को देखें तो ध्यान से क्या कह रहा है, अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, अ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनता है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, सब कराया हुआ है, ठीक है। अभी अगर हम ध्यान से देखें ना इसको प्यार से, तो ये पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैप हो रहा है। तो पैरेलल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और ये ऑर्बिटल क्या कहलाने वाले हैं, पाई ऑर्बिटल कहलाने वाले हैं। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि पाई ऑर्बिटल में आंसर होगा, सिग्मा में तो आंसर नहीं देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है कि एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, कैसे हम पता करते हैं कि यहां पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है ऑर्बिटल के, है ना, यहां पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है ऑर्बिटल का वो सेम फेज में हो रहा है, वो सेम फेज में हो रहा है या अपोजिट फेज में हो रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर प्लस के सामने प्लस आए तो क्या कहेंगे कि सेम फेज में इंटरफेरेंस हो रहा है ऑर्बिटल का, और तब क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और अगर अपोजिट फेज में मींस प्लस के सामने माइनस आ जाए, है ना, तो ये अपोजिट फेज हो गया, तो ये क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। तो पाई था ये तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे, और प्लस के सामने माइनस आ गया, माइनस के सामने प्लस आ गया, मतलब क्या ये अपोजिट फेज में, है ना, इंटरफेरेंस कर रहे ऑर्बिटल टू, है ना, फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसलिए
इस डायग्राम से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सिग्मा नहीं। सिग्मा क्यों नहीं होगा, सिग्मा कब होता, सिग्मा तब होता जैसे ये माइनस प्लस था और इधर से आता प्लस और माइनस वाला, तो ये क्या कहलाता, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। माइनस के सामने प्लस, एंटी फेज में, अपोजिट फेज में, और उसके बाद क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, तब बनता सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन हमारा ये डायग्राम दिया है तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। यार ये तुम कर लेना यार, ये भी कोई करने की बात है, बताओ मुझे, हैं ये कोई करने की बात है, नहीं बता दो मुझे कि हाँ सर करने की बात है क्या। तो यार इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में लिखो 37 और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखो कमेंट में, ठीक है। चलो, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से तुम कर सकते हो ना, VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन पे कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड। भैया वैसा कंपाउंड बताओ जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं। और कंपाउंड यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, KCl, PS3, ये सब तो देख के तुम्हारा अब एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए यार, इसमें तो पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये सब तो ऐसे देख के एक्सपीरियंस कर लोगे, ठीक है। चलो, जैसे देखें कहां कहां कोवेलेंट बॉन्ड होता है यार, O2 में नहीं होता क्या कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। PS3 में नहीं होता क्या कोवेलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली होता है। B2SX में नहीं होता क्या, बोरॉन हाइड्रोजन पढ़ा है ना, ये यहां भी होता है कोवेलेंट बॉन्ड। H2SO4 में नहीं होता क्या, ये जो लिखते हो सल्फर, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, पूरा स्ट्रक्चर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। KCl में नहीं होता, क्यों, K+ और Cl-, इनके बीच क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, इनके बीच क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर है, तो अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, KCl आएगा। यहां पे देखो गलती नहीं करना, सबको चेक करना पड़ेगा, है ना। आंसर डी आएगा, सबको चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। वायबल मतलब एग्जिस्टेबल, है ना, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉट बी अ वायबल मतलब नॉट एग्जिस्ट, वायबल मतलब एग्जिस्ट, है ना, ठीक है, ऐसा सेंस है इसका। तो मतलब यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तो यही कहता है कि अगर किसी भी, है ना, सिस्टम का अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, है ना। और किसी का अगर क्या बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, किसी भी सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, तो सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। यही तो कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है। हाँ सिंपल, बस चेक कर लो, है ना। तो अपने को बस क्या देखने की, जहां पे NB और Na बराबर हो जाए वो नॉट एग्जिस्ट वाला हो जाएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते हैं, हाफ NB माइनस Na, यही तो लिखते हो। जहां पे NB क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। He2 को अगर हम ध्यान से देखें तो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के पास क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 एटम लिया है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 में से 2 गया, मतलब बचे कितने, यहाँ पे टोटल है भाई 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 में ही आ जाएगा, सिग्मा स्टार वाले में तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। तो NB क्या हो गया, 2 हो गया, Na क्या हो गया, 0, मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा, अपना आंसर नहीं है। He2+ मतलब क्या हो गया, टोटल बताओ अभी भैया, He2 पे प्लस आया है, He2 में होते 4 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 का अरेंजमेंट करो, 2 यहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 - 1/2, अभी भी पॉजिटिव है ये, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। He2 में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5, है ना। अब 5 का अगर आप अरेंजमेंट करो तो 2 2 4 हो गया, फिर क्या आएगा अपना सिग्मा 2s, यहां पे आएगा 1, ठीक है। तो देखो बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3, है ना, और एंटी बॉन्डिंग कम है, मींस ये क्या आ गया, 3 - 2/2, ये भी नॉट 0 है, ठीक है, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली यहां पे करेक्शन है, थोड़ा ध्यान से, है ना, वो कर लेना। ये जो अपना ऑप्शन है ना, ये बेसिकली ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है S22-, ये अपना क्या दिया है, S22-, है ना। हाँ, ये एक्चुअली एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, S22- है। अब चेक करो S2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 इधर, 4 हो गए, तो 4 को भरो तो 2 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, इधर तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो NB भी क्या हो गया, यहां पे 2 हो गए, और Na भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपना आंसर यही होगा, S22- वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द ग्रुप हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इज, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और भैया
और भैया लोन पेयर क्या होना चाहिए, 0 सेंट्रल एटम के पास, तभी तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या हो गया, ये अपना सेंट्रल एटम, ठीक है, एक यहां पे सराउंडिंग एटम, एक यहां पे सराउंडिंग एटम और एक यहां पे सराउंडिंग एटम। क्लियर क्लियर। हाँ, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कहां कहां पे होगा, bf3, हाँ सर ये तो sp2 होता है, जैसे यहां पे लिख लो सबको ना, ये क्या हो गया अपना sp2, nf3 गलत, ये तो क्या होता है sp3 होता है, मतलब ये ऑप्शन अब आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि द ग्रुप हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब तीनों के ही क्या होने चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर ही होने चाहिए, तो ये तो है नहीं। अब CO3 2- है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है, काउंट कर लो कार्बन में, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, और ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर में भी बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो माइनस प्लस होता है वो सेंट्रल में ही काउंट किया जाता है। अच्छा, तो कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, सॉरी, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और 2 6, अब 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से तीनों को जोड़ दो, है ना, तो ऑब्वियसली क्या हो गया भाई, लोन पेयर तो हो गया 0, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। अरे भैया, है ना, ढक्कन हो क्या, समझ नहीं आया तुम्हें, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 जोड़ दो तो हो गए 6, है ना, और जोड़ने के बाद ऑक्सीजन जब तक पॉसिबल है डबल बॉन्ड से कनेक्ट करो, तो 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से चाहेगा कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल के पास, तो इसके पास है ही 6, तो तीनों बॉन्ड बना गया, मतलब तीनों ऑक्सीजन डबल 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 बॉन्ड बना गए, तो लोन पेयर हो गए 0, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, जितने एटम यहाँ जुड़े हैं कार्बन से, है ना, 1 सिग्मा 1 पाई होता है डबल बॉन्ड में, ठीक है, तो सिग्मा तो 3 होंगे ही कंफर्म है ना। तो अस्टेरिक नंबर क्या है, अस्टेरिक नंबर है 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लोन पेयर 0 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये तो क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। NO3 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक काउंट कर लो इसी में, फिर 6 हो गए, 6 और यहां पे क्या हो गया 3 ऑक्सीजन, तो सब तो बॉन्ड में खर्च हो गए, तो लोन पेयर इसके लिए भी क्या हो गया, लोन पेयर इसके लिए भी हो गया 0, है ना, और सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया 3, तो अस्टेरिक नंबर क्या आया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, और लोन पेयर भी 0 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। SO3 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ना चाहेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो गए खर्च, तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो लोन पेयर क्या हो गया 0, सिग्मा बॉन्ड कितना आया, सिग्मा बॉन्ड आया 3, कैसे आया सिग्मा बॉन्ड 3, मैंने एक ट्रिक भी बताया था रेगुलर क्लास में कि सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सेंट्रल एटम, है ना, सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया जो भी सेंट्रल एटम से दूसरा सराउंडिंग एटम जुड़ेगा तो भले साला डबल बॉन्ड से जुड़ रहा हो, लेकिन उसमें भी एक सिग्मा तो होगा ही ना, तो कोई भी एटम अगर सेंट्रल से जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड तो उसमें है ही है। क्लियर, हाँ, तो इसलिए हम लिखते थे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाउंडेड एटम टू सेंट्रल एटम। क्लियर, तो यहां पे सिग्मा क्या हो गया 3, अस्टेरिक नंबर क्या है भैया 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया यार तीनों, है ना, तो आंसर क्या आएगा अपना बी आएगा। क्लियर, हाँ, नेक्स्ट, द बॉन्ड एंगल HXH इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड, किस समय भैया ग्रेटेस्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की कहानी है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल सबसे पहला फैक्टर ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल सबसे पहले डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले sp2 की बात करते हैं, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, वहीं अगर और हम पीछे जाएं sp की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री, है ना। sp3 में बॉन्ड एंगल क्या होता है, sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक कर लो कि हाइब्रिडाइजेशन, है ना, चेक करो सबसे पहले CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 मन ही मन किया यार, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 4, अस्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। NH3 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना गए, बचे 2 के 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर और 3 क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन तो आया sp3, लेकिन यहां पे क्या है एक सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी है। नेक्स्ट में अगर हम H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 16 का है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अच्छा 6 में इसने 2 तो बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे 2 हो गए लोन पेयर, है ना, और सिग्मा बॉन्ड 2, तो अस्टेरिक नंबर 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी क्या है sp3। PS3 क्या है, ड्रैगोस कंपाउंड है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे PS3 का क्या होता है शायद ये
94 या 92 डिग्री ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ चलो पढ़ा था ना, पढ़ा था सर, ठीक है। अच्छा अब अगर हम थोड़ा देखें ध्यान से तो हाइब्रिडाइजेशन, यार पहले मैं हटा देता हूं चीजों को जो मैंने आपको समझाया है। ये चीज मैंने आपको समझाया है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। अब ये अपनी एक्चुअल कहानी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पे तीन जो है सबका हाइब्रिडाइजेशन, तीनों ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल अप्रोक्स क्या आता है, 109 आता है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। क्योंकि लोन पेयर अगर जितना ज्यादा होगा सेंट्रल एटम के पास तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को कंप्रेस करेगा और बॉन्ड एंगल घटेगा। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तुम फ्रेशर नहीं हो इसलिए एकदम बेसिक से तो नहीं समझा सकते, उतना तो टाइम नहीं है यार, है ना। हाँ सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम NH3 की बात कर लें, ठीक है, NH3 की बात कर लें तो यहां पे एक लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को कंप्रेस करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर, देख पा रहे हो, ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर है ये लोन पेयर, इसको भी कंप्रेस कर रहा है, इसको भी कंप्रेस कर रहा है, इसको भी कंप्रेस कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल घटेगा। और जितना ज्यादा लोन पेयर होगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड का कॉम्प्रेशन होगा, है ना, और बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें तो ग्रेटेस्ट पूछा गया, तो sp3 विद जीरो लोन पेयर ही तो सबसे ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल देगा, क्योंकि sp3 के साथ अगर लोन पेयर आ रहा है तो बॉन्ड एंगल तो और घटते चला जाएगा 10928 से, ठीक है। और ये तो भैया बॉन्ड एंगल सीधा 94 डिग्री है, सबसे मिनिमम अगर पूछता तो आंसर डी होता, ठीक है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, stability of the species Li2 minus and Li2 plus increases in the order of, बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो कि इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो किस ऑर्डर पे फॉलो होता है, सिग्मा 1s है ना, उसके बाद क्या होता है सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद होता है सिग्मा 2s, उसके बाद क्या होता है सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑब्वियसली है ना सिग्मा 2p नहीं आता, पहले अब क्या आता है पाई 2px 2py, क्योंकि सिग्मा 2p बाद में, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन अपना क्या आता है सिग्मा 2pz, देन अपना क्या आता है, देन अपना आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन तुम्हारा क्या आता है सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज द इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, यही होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। अब हम देखते हैं बारी बारी से Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, क्लियर। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन लिखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम मतलब 3, तो 3 गुना 2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, यहां पे एक उसमें चला गया, बचे 5, यहां पे 7, ठीक है। फिल करो तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, और ये क्या हो गया भैया सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे, बात खत्म। इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ, है ना। यार इतना क्यों लिखना यार, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, तुम लोग तो अभी एग्जाम देने जा रहे हो ना, डायरेक्ट चीजों को लिखा करो, है ना। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग 2, मतलब 4 - 2/2, कितना आया 1, इसलिए तो लिथियम के बहुत सिंगल बॉन्ड होता है बॉस, है ना। हाँ Li2 प्लस कैसे बनेगा, ये इसको देखो बोलते हैं पेरेंट मॉलिक्यूल, Li2 क्या है, पेरेंट मॉलिक्यूल है, किसका, Li2 प्लस का भी और Li2 माइनस का भी। तो Li2 प्लस कैसे बनेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन कम करने, एक इलेक्ट्रॉन कहां से कम होगा, सबसे आउटर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, क्योंकि सबसे जो ज्यादा एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहीं से तो इलेक्ट्रॉन हटाना शुरू करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो 5 कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s से भाग जाएगा, मींस अभी अब ध्यान से देखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं इसके लिए, है ना, डायग्राम यहीं पे समझो कि 2 और यहां पे तब एक ही बचा, तो 3 क्या हो गया अपना बॉन्डिंग और 2 क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3 - 2/2, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5, और इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है वो कहां से रिमूव हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव हुआ, ठीक है, हाँ या ना, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ। अब Li2 माइनस बनेगा कैसे, Li2 तो यहां तक है, अब सिग्मा 2s के बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 2s आता है, मींस जब Li2 माइनस बनेगा तो सिग्मा स्टार 2s में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना।
अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 3, तो 4 - 3 बटा 2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आया 0.5। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मींस नंबर ऑफ बॉन्ड जहां पे ज्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जहां पे ज्यादा बनेगा ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी लिखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहां पे बॉन्ड ऑर्डर लिखे बेसिकली, तो 1 किसका है, Li2 का है, मतलब Li2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक बात कंफर्म है कि Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल तो 2 ऑप्शन में, एक बात तो कंफर्म है कि D और A नहीं होगा, B और C में कोई होगा, लेकिन अब आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो अब Li2 प्लस और Li2 माइनस दोनों की बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया वो कहां से किया, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो कहां किया। तो अगर हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी घटेगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से समझना, दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा कि इलेक्ट्रॉन जब हम एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर रहे हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा ही घटा देगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ सिस्टम बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए यहां पे ये वाला ये जो फैक्टर है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये अनस्टेबल ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब Li2 के बाद ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Li2 प्लस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और देन तुम्हारा क्या होगा, Li2 माइनस होगा। तो ये चीजें मैंने बता दी आपको, क्लियर। जो बॉन्ड ऑर्डर की जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आता है वही क्या आता है अपना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी सेम ऑर्डर आता है, क्योंकि जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग है उसको तोड़ने में भी उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर पूछा तो आता उल्टा। पहले चलो इसका ऑप्शन चेक कर लो कि Li2 देन अपना क्या आएगा, Li2 प्लस और सबसे कम Li2 माइनस, है ना। इवन ये भी बोला जाता है कि Li2 प्लस की साइज भी कम है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव किया, जबकि Li2 माइनस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ABMO में ऐड किया तो वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, है ना। तो बस हो गया कहानी, ठीक है, क्लियर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सिर्फ उल्टा कर दो, यहां पे Li2 प्लस एंड देन Li2 माइनस। भाई सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। नेक्स्ट में द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन पर क्लोरिक एसिड इज, है ना। पर क्लोरिक एसिड में नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O कितने होंगे, है ना। ये सब भी आपको आना चाहिए ध्यान से। पर क्लोरिक एसिड कभी पढ़ा है, ग्रुप 17 में पढ़ा, याद करो याद करो याद करो। हाँ सर याद आ रहा है। अब सर लेकिन भूल जाते हैं सर, पढ़े तो थे पर क्लोरिक एसिड लेकिन भूल जाते हैं। मैं बताता हूं, जैसे एक कुमारा लड़का, मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, हां वैसे मैं हूं कुमारा ही हूं, लेकिन सपोज दैट मैं तुम्हारे बारे में भी तो बात कर सकता हूं। सर मैं तो लड़की हूं, तो फिर भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, तुम मानो कि एक कुमारी लड़की, ठीक है। अच्छा, एक कुमारा लड़का एक, है ना, सुंदर अविवाहित कन्या को प्रपोज करता है, कहता है कि मैं और तुम गर हम हो जाते। गाना सुना था ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, सुना था। तो मैं और तुम अगर हम हो जाते, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं। तो दो लोग मिलकर अस बना रहे, दो लोग मिलकर अस बना रहे हैं। बस याद हो गया कि जो क्लोरस एसिड होता है, जो क्लोरस एसिड होता है उसमें ऑक्सीजन 2 होता है, उसमें ऑक्सीजन 2 होता है। H तो हमेशा एक ही होगा, ऑक्सीजन 2, तो ये क्या हो गया, क्लोरस एसिड। याद हो गया। अब बताओ, भूल सकते हो तुम, 2 मिलके अस होता है, भाई ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। क्लियर क्लियर। हां, इससे एक बढ़ा दो तो क्लोरिक बन जाएगा, इससे एक ऑक्सीजन बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, क्लोरिक बन जाएगा, HClO3। H सब में एक एक रहेगा, ठीक है। हमें क्या, पर क्लोरिक एक और बढ़ाओ, पर मतलब हमेशा हाई होता है ना। तो पर क्लोरिक एसिड मतलब एक और बढ़ा दो भैया, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, HClO4। इससे एक कम ले लेते तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड।
कम का मतलब हाइपो, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, HClO। बताओ, इतना खतरनाक बताया यार, गाना भी गा दिया, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा फालतू जैसा गाया है, ठीक है, ओके। मजाक कर रहा हूं। द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O, मतलब मजाक में ये कर रहा हूं कि कमेंट में लिखना है, गाया तो मैंने फालतू ही है, वो तो कंफर्म है, ठीक है। द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन द पर क्लोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना दो, पर क्लोरिक एसिड मतलब HClO4 Cl, है ना। उसके बाद देखो भैया, एक ऑक्सीजन से तो एक H तो कनेक्ट होगा ही होगा, है ना। अब देखो कि बाकी बचे 3 ऑक्सीजन, तो भैया ये डबल बॉन्ड हो, है ना, उसके बाद डबल बॉन्ड हो और ये भी डबल बॉन्ड हो, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से बना सकता है। तो देखो, जब तक ऑक्सीजन पॉसिबल है डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो एक ही बॉन्ड तो इधर बना था, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के, तो 3 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिया। तो द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O कितने हो गए, 1 2 3, आंसर क्या आएगा 3। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया, क्लियर। तो ऐसे चीजें करनी है, मतलब अभी अगर आप एनटीए का ट्रेंड देखो तो वो बस ग्रामर अलग कर रहा है, पूछने का जो तरीका है वो अलग है ना। और एक बहुत खास बात एनटीए की मुझे अभी लग रही है कि भले मुझे इंजीनियर बनाना है, मतलब एनटीए ऐसा बोलता है, भले हमारा काम है तुमको इंजीनियर बनाने के लिए एग्जाम लेना, लेकिन हम साला वो पूछेंगे जो पहले कोई नहीं पूछा। पहले कोई इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि वो रट्टा मारने वाला था, लेकिन हम वो भी पूछेंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, ये सब सबसे हॉट टॉपिक है अभी केमिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो सब ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बताओ क्या आएगा। ये भी कोई करने की बात है, ये केमिकल बॉन्डिंग जब शुरू करते हैं उसी दिन पढ़ते हैं कि अगर भैया 2 एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, अगर 2 एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब भैया दोनों एटम दूर दूर होंगे तो कुछ ये एनर्जी होगा, जब पास आएंगे तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। लेकिन जब बहुत पास आ जाएंगे तो रिपल्सन फोर्स, चूंकि शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो फिर ये डोमिनेट करना शुरू करता है और अचानक से एनर्जी बढ़ जाती थी। बेसिकली इस टाइप का कर्व पढ़ते थे एक्चुअली में हम लोग, है ना, हाँ ऐसा पढ़ते थे। लेकिन यहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी इस टाइप का तो दिया है ना कि जब हाइड्रोजन ये दूर दूर हैं तो इस तरीके से पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, धीरे धीरे रिपल्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, जैसे ही बहुत पास आ गए तो रिपल्शन डोमिनेट कर गया, एनर्जी बढ़ गया, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। भाई H2 बन रहा है ना, मॉलिक्यूल बन रहा है, तो मॉलिक्यूल बन रहा है तो ऐसा ही तो करवाएगा, बिल्कुल क्लियर। हाँ सर, किसी कोई डाउट नहीं सर। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट इज, बताना सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसा होता है। तो देखो वैसे ब्लॉक में पढ़ते हैं, कोटा में कुछ लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। कोटा का एक पैटर्न पहले रहा है कि जैसे बहुत सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देते हैं, जैसे डाइबोरेनबो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देंगे, तुम्हारा PCl5 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देंगे, ऑक्सी एसिड यही पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं पी ब्लॉक में पढ़ाया हूं, तो अभी आप दोनों ही पढ़ चुके हो, तो अब इतना जानते होगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट कहने का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में बेसिकली जो PCl5 है ये एग्जिस्ट करता है एज PCl4+, ये एग्जिस्ट करता है एज PCl4+ एंड PCl6-, इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। हाँ, अब ध्यान समझना कि PCl4+ का बताना कैसा होगा स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर मतलब अपने को शेप बताना, जब भी एग्जाम में स्ट्रक्चर बोले मतलब अपने को शेप बताना है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है, एग्जाम की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इधर उधर। चलो PCl4+ की बात करते हैं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि इस पे प्लस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखो, बचे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के तो चारों बॉन्ड बना गए, मतलब सिग्मा बॉन्ड यहां पे 4 हो गए, लोन पेयर हो गया 0, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, चूंकि लोन पेयर 0 है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल ही होगा, क्लियर। हाँ, तो PCl4+ टेट्राहेड्रल दिख रहा है कहीं पे, ये स्क्वायर पिरामिडल बकवास ना करो, ये नहीं चाहिए अपने को, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये भी नहीं चाहिए, PCl4+ टेट्राहेड्रल। और ऑब्वियस सी बात है जब इसमें टेट्राहेड्रल है, देखो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बी ही सही होगा, आगे चेक करने की जरूरत क्या है। कुछ लोगों को लग रहा होगा चेक करके दिखा दो, कर लो यार। 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के वैलेंस शेल में, एक और जुड़ गया, 6 हो गए, 6 में 6 बॉन्ड बना गए, लोन पेयर हो गया 0, है ना, और सिग्मा बॉन्ड हो गए 6, एस्टेरिक नंबर 6,
तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2 में कैसा आता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, लोन पेयर 0 है, तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही रह जाएगा। क्लियर? हाँ सर, तो इसलिए आगे मैंने चेक ही नहीं किया, ये तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा फिक्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट इंटरमॉलिक्युलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्युलर H बॉन्डिंग, बताओ कौन बना सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि सेकंड तो नहीं बनाता इंटरमॉलिक्युलर, क्यों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये तो इंट्रामॉलिक्युलर H बॉन्ड होता है, तो सेकंड वाला नहीं होता, बाकी तीनों बनाते हैं। एस्टिक एसिड, ऑब्वियसली बात, एस्टिक एसिड क्या करता है, दो मॉलिक्यूल के बीच बनता वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोबोरिक एसिड ग्रुप 13 में पढ़ा था, ऑर्थोबोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देता है, हेक्सागोनल टाइप का है ना, ढेर बड़ा स्ट्रक्चर लेयर टाइप होता है, तो ये भी करता है इंटरमॉलिक्युलर H बॉन्डिंग। एम नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल तो ऑब्वियसली ये तो सबको याद होगा, क्लास में ही कराया ये तो, एम नाइट्रोफिनॉल मतलब ऐसा है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ ऐसे H बॉन्ड नहीं बना सकता, डिस्टेंस बहुत दूर हो गया, तो इंट्रैक्शन बहुत कम होगा, नहीं बनता, तो ये फिर क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आएगा, तो जब यहाँ पे हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे ना, तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ हाइड्रोजन ये H बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये भी बनाता है इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब 1, 3 एंड 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। क्लियर? हाँ सर, हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहा जा रहा है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग विद इन अ लेयर ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने पढ़ा है ग्रुप 14 में, विद इन अ लेयर कैसे बॉन्डिंग होती है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, क्या मेटेलिक बॉन्डिंग, गलत बात, मेटेलिक बॉन्डिंग सिर्फ मेटल और मेटल एटम के बीच होता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन एटम के बीच नहीं होगा, कार्बन मेटल नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं होती, हमने ये तो पढ़ा है कि यहां पे क्या होती है भैया, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं जब हम ग्रेफाइट बनाते हैं, ग्रेफाइट देखा है ना, हाँ, तो मतलब देखा है, मतलब स्ट्रक्चर देखा है ना, हाँ, तो विद इन अ लेयर बात कर रहा है, दो लेयर्स के बीच में नहीं बात कर रहा है। याद करो हेक्सागोनल है ना, ऐसा हेक्सागोनल बनता था लेयर इस टाइप का, पहले हेक्सागोनल लेयर, फिर इधर, ठीक है, फिर ये दोनों लेयर्स वंडरवाल फोर्स से जुड़े होते थे, तो ऑप्शन डी में कंफ्यूज करने के लिए वंडरवाल फोर्स भी दिया है, लेकिन वंडरवाल फोर्स दो लेयर के बीच में होता है, विद इन अ लेयर नहीं होता, दो लेयर्स के बीच में होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विद इन अ लेयर, तो विद इन अ लेयर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमराइजेशन प्रोसेस, ऐसे क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमराइजेशन प्रोसेस द अचीवमेंट ऑफ द ऑक्टेट इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। कह रहा है कि बताओ कौन सा ऐसा डायमराइजेशन प्रोसेस है इन चारों में जहां पे अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। ऐसा होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट जब नहीं होता किसी मॉलिक्यूल का, तो वो डायमराइज करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पे हमें क्या पता करना है कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन वाला ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट ही होगा, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीशन ड्राइविंग फोर्स नहीं है डायमराइजेशन के लिए। तो चेक कर लो, ओरिजिनल देखो AlCl3, भाई यहां तो इसके क्या है, एल्यूमिनियम क्या ग्रुप 13 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने क्या किया भैया, Cl से रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक्चुअल नहीं, रफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्ड बना लिया, तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आफ्टर बॉन्डिंग, है ना, पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे इसमें, जैसे क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में काउंट किए जाएंगे, और क्लोरीन जो है वो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए एल्यूमिनियम के पास, ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए डायमराइज हो गया, तो यहाँ पे तो डायमराइजेशन जो हुआ है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हुआ। BeCl2 बेरिलियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, याद है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो रफ स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा है, कोई लोग ऐसा मत बोलना सर इसका तो ऐसा स्ट्रक्चर, अबे इसलिए बोल रहा हूं रफ स्ट्रक्चर बनाओ ना, क्यों एग्जैक्ट बनाना, क्यों टाइम वेस्ट करना, जैसा क्वेश्चन वैसा स्ट्रक्चर। यहां पे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना के क्या करोगे, तुमसे शेप पूछा है नहीं ना, तो क्या करना, क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना, यही सब छोटी छोटी चीजें होती है जो टॉपर की तरफ आपको शिफ्ट करेगी जनरल से, है ना, जनरल बच्चे हैं, BeCl2 नहीं, कैसा होता था हम तो याद करके ही बनाएंगे, टॉपर्स क्या होते कहते हैं ये तो शेप वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्यों मैं बनाऊंगा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ मैं बॉन्डिंग दिखा दूं कैसे होता है,
काम खत्म। ठीक है, तो अभी बेरिलियम के पास देखो तो हुए बस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब यहां भी ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए डायमराइजेशन होगा। ठीक है, ओके। ICl3 को अगर हम ध्यान से देखें तो आयोडीन के वैलेंस शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 3 बॉन्ड बना चुका है, किसके साथ, ये क्लोरीन के साथ। अब ध्यान से समझते हैं कि आयोडीन है, इसने 3 बॉन्ड बनाए किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो इसके बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इसके बच गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 4 2 6 2 8 10, ऑक्टेट क्या उससे ज्यादा है, ऑक्टेट से ज्यादा है, तो यहां पे कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट ड्राइविंग फोर्स, तो अपना आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर, यहां भी देख लेना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां भी ड्राइविंग फोर्स जो था वो क्या था, ऑक्टेट कंप्लीशन। सी में ऑक्टेट कंप्लीशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, आपने शायद ना देखा हो। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग NO बॉन्ड लेंथ। हमें क्या बताना है भाई, बॉन्ड लेंथ के बारे में कमेंट करना है। बॉन्ड लेंथ भैया जो होता है वो इनवर्स टू होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये सबको पता है, आज भी पता है। अब देखो अगर हम देखें NO3 माइनस NO2 प्लस NO2 माइनस में, तो हर जगह रेजोनेंस होगा, याद करो। NO3 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक हो गया O माइनस, एक डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रेजोनेंस हो सकता है। O माइनस यही क्यों जरूरी है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम NO2 प्लस बनाए तो NO2 प्लस बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से होगा, नाइट्रोजन में प्लस आएगा, क्योंकि नॉर्मली नाइट्रोजन क्या भाई 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, अगर 3 से ज्यादा बना रहा है तो इससे प्लस आएगा। भाई कोई भी एटम अगर अपने कैपेसिटी से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उससे प्लस आएगा, अपने कैपेसिटी से कम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है माइनस आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। ये हो गया NO2 प्लस। NO2 माइनस, NO2 माइनस कैसा होगा, ये होता है NO2 माइनस। क्लियर, अच्छा सबसे पहले ऐसा करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं NO का। NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ट्रिक वाली फॉर्मूला होती है कि सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड काउंट कर लो और सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दो, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड काउंट कर लो और सिग्मा से डिवाइड कर दो। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये कहानी लगाएं तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा NO बॉन्ड का, सिग्मा कितने, तो 1 2 3 हो गए, सिग्मा पाई कितना 1, टोटल सिग्मा 3, तो ये क्या आ गया 4/3। ठीक है, NO2 प्लस की बात करें तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो यहां पे सिग्मा कितने 2, पाई भी कितने 2, तो 2 और 2 क्या हो गई है 4, सिग्मा 2, तो ये क्या हो गया भैया बॉन्ड ऑर्डर 2। NO2 माइनस की बात करें तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सिग्मा कितने 1 और 1 2, है ना, पाई कितने 1, सिग्मा कितने 2, तो ये क्या आ गया 3/2, 3/2 मतलब क्या होता है 1.5। बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया भाई, इन तीनों वैल्यूज में देखो 2 1.5 और 4/3। 4/3 ऑब्वियसली अगर आप प्यार से देखो ना तो 1.5 से कम होगा, क्योंकि अगर ये 4.5, ये सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर ये 4.5 होता तब तो ये क्या जाता 1.5 टाइम्स जाता, क्योंकि 3 और प्लस 1.5 तभी तो 4.5 बनता ना, है ना। क्लियर, तो इसका मतलब ये क्या है लेस देन 1.5, ये क्या है लेस देन 1.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है NO2 प्लस का, देन किसका है, देन अपना ज्यादा है NO2 माइनस का, एंड देन किसका ज्यादा है, देन अपना ज्यादा है किसका NO3 माइनस का। तो बॉन्ड लेंथ जो आएगा इसका उल्टा आएगा, मींस NO2 प्लस का सबसे कम बॉन्ड लेंथ, देन तुम्हारा क्या होगा NO2 माइनस होगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पे आएगा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो आएगा अपना NO3 माइनस में। देखो कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है NO3 माइनस सबसे ज्यादा, देन NO2 माइनस और सबसे कम NO2 प्लस, ऑप्शन बी, चेक कर लो। क्लियर, देख लो समझ लो, वीडियो रोक के। हाँ सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब देखो नई नई चीज आपको मिल रही है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है तो बहुत के मतलब दिमाग में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हार्ड वार्ड नहीं है, ध्यान से देखना इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे है। तुम लोग समझते हो साला ये तो मॉलिक्यूल हमने पढ़ा नहीं कि O2 BaO2 सर ने तो पढ़ा ही नहीं। अरे पगले ध्यान से तो देख, ये सब क्या आयनिक कंपाउंड है, ये दोनों तो आयनिक है, वो तो नहीं है, ये दोनों तो आयनिक है। KO2 और BaO2 ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है या सेकंड ग्रुप का मेटल है, ऑक्सीजन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो KO2 बेसिकली जो लिखा है ना, इसको तुम ऐसे पढ़ना, इसको पढ़ना तुम K प्लस और O2 माइनस, इधर प्लस है तो उधर माइनस आएगा। BaO2 जो लिखा है ना, तुम उसको क्या पढ़ना, तुम उसको पढ़ना BA2 प्लस
इधर आया 2+ तो O2 पे क्या आएगा भाई 2- आएगा। क्लियर? हाँ सर। तो NO2+ अभी हमने देखा था कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात करनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा देनी है, क्योंकि अभी कहानी KO2 की नहीं है, अब कहानी हो आ गई O2- और O2 2- पे, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही देखते हैं केमिस्ट्री में, है ना? क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 16, 1, 17 और ये क्या हो गया 18। हमने क्या ट्रिक पढ़ी है? हमने इवन ऑड की क्या ट्रिक पढ़ी है भाई, कि जितने भी इवन टोटल इलेक्ट्रॉन हमेशा काउंट करना। कुछ लोग होते हैं यूट्यूब से वीडियो देख लेते दूसरे जगह के, है ना, उसने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट किए और वो लगा रहे होते हैं। भाई वैसी बकवास चीजें मैं नहीं कराता, मेरा वैसे में कोई बिलीव नहीं है फालतू चीजें कराने की। बैलेंस कर लो, ये कर लो, अभी कितना यार, एक चीज बोलो यार, यहां पे बोलो बैलेंस कर लो, वहां पे बोलोगे टोटल कर लो, वैसे थोड़ी होता है यार, एक चीज बोलो। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में। वैलेंस जाने दो, जो ऐसा पढ़ते हैं वो पढ़ने दो, तुम हमेशा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक चीज पे रहो हमेशा। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपका इवन आ रहा है 10 और 16 को छोड़ के, तो आपका जो मॉलिक्यूल है या फिर आयन है वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, है ना। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहा है और 10 और 16 आ रहा है, तो ये ऐसे वाले स्पीसीज क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ये ट्रिक हमने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ी है, और यहां पे ध्यान रखना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्लियर? अब अगर हम ध्यान से देखें 17 और 18 को, तो 17 क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो पैरामैग्नेटिक मींस क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे। 18 बताओ, 18 क्या है, इवन है कि ऑड है? हाँ क्या है, इवन है। ओके, क्या ये 10-16 में आता है? नहीं सर, 18 तो अलग है दोनों से। तो क्या है, डायमैग्नेटिक। हाँ, तो ये तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब NO2+ की बात करते हैं, तो करने की बात भी नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन, अगर मान लो NO2+ के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, तो एक बात तो कंफर्म है कि KO2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो KO2 पैरामैग्नेटिक होगा, BaO2 ओनली ना, NO2+ एंड BaO2, अरे BaO2 क्या है भैया, डायमैग्नेटिक है ना। KO2 एंड AlO2- चेक करते हैं। तो बेसिकली यहां पे देखें तो ऐसा कुछ दिख रहा है, O2 4-। सर ये तो होता ही है। बेसिकली देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना, मतलब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा। मींस यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम AlO2- लिखते हैं, तो यहां पे बेसिकली कुछ ये कहानी होता है कि जो दोनों ऑक्सीजन है वो इस फॉर्म में होता है, O2- के फॉर्म में होता है। और O2- के देखो तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ये सिंगल है ना, एटम एनायन है, तो इसके लिए MOT थोड़ी लगा है, इसके लिए तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 8 होता है, 2 और जुड़ गया। तो अगर कन्फिग्रेशन लिखोगे इसका, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10, सबके सब क्या है, पेयर्ड है। p6 है, फुली फिल्ड है, मतलब सब पेयर्ड है। तो ये क्या हो गया, पेयर्ड ही हो गए, मतलब ये तो क्या हो गया तुम्हारा, डायमैग्नेटिक। मतलब AlO2- भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक ही हो जाएगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन 1997 IIT में आया हुआ है, ठीक है, रिपीट भी किया जा सकता है। तो सिर्फ जो पैरामैग्नेटिक है वो KO2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, KO2 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस, किसमें ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के नहीं है। देखो जहां पे बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ भी हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जहां पे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर हम SiF4 की बात करें, तो SI की अगर बात करें तो वैलेंस शेल में क्या है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना गए, मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है तुम्हारा, रेगुलर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा अपना रेगुलर टेट्राहेड्रल। SF4 की बात करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाए, मतलब बचे 2, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा 1, सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया 4, तो स्टेरिक नंबर क्या है 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन समेत स्ट्रक्चर बनाए तो TBP, लेकिन TBP में भाई एक लोन पेयर है जिसको हम कहां रखते हैं, TBP में हमेशा लोन पेयर को हम रखते हैं इक्वेटोरियल पे, शायद आपको याद होगा ये चीजें। ठीक है, हाँ, तो फ्लोरीन
और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? सीसॉ, झूले की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिमेट्रिक रिपल्शन हर जगह नहीं है, बिल्कुल कंसिडर करो ना ध्यान से, इसको आप बोर्ड पे मत देखो। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, एक पेज लो, उस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, यहां पे एक फ्लोरीन, यहां पे एक फ्लोरीन, इधर क्या है लोन पेयर, अब मतलब यहां पे एक फ्लोरीन, डाउन एक फ्लोरीन, तो यहां पे जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मतलब सिमेट्रिकल बिल्कुल है नहीं, हर बॉन्ड के साथ रिपल्शन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे बॉन्ड लेंथ सारा समान नहीं होगा, तो इसलिए SF4 में बॉन्ड लेंथ सब समान नहीं होता। XCF4 देखे तो ये क्या होगा, बिल्कुल ये स्क्वायर प्लेनर होगा, है ना। XCF4 ध्यान से देख सकते हो, जिनॉन के वैलेंस शेल में क्या है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये इनर्ट गैस है, 4 बॉन्ड बना गया, मतलब लोन पेयर क्या है, लोन पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड क्या है 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भाई sp3d2, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या है 6 है। अब स्क्वायर प्लेनर ही क्यों आएगा, क्योंकि sp3d2 में हम जो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना। और अगर लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर को हम कहां पे प्लेस करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं। रीजन आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो अब 2 महीने में, ठीक है। हाँ, आउट ऑफ द प्लेन रिपल्शन थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि सारा बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 होता है इन द प्लेन, मतलब ये भी बॉन्ड एंगल 90 है और ये भी वाला भी बॉन्ड एंगल 90 है, इसलिए लोन पेयर को आउट ऑफ द प्लेन रखते हैं थोड़ा कम रिपल्शन के लिए। क्लियर? हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो सारे बॉन्ड पे ये फिर से एक कागज लो, जैसा कैसा ले लो, मतलब ले लो यार तुम अभी, ठीक है। मेरे पास है क्या, है ना, क्यों नहीं है, ये दिख रहा है, मैं ऐसे रखता हूँ इसको बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या फिर मैं ऐसे रखता हूँ, शायद आपको ज्यादा दिखेगा, कैसे भी रख सकते हो। एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पे सेंट्रल एटम, और देखो बाकी जो 2 लोन पेयर है, तो एक इधर है और एक इधर है, तो एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब देखो रिपल्शन, अगर हम इस बॉन्ड को कंसीडर करें तो लोन पेयर रिपल्शन इधर से भी है, लोन पेयर रिपल्शन इधर बैक साइड से भी है, और बिल्कुल सिमेट्रिकल है सारे बॉन्ड में रिपल्शन, ठीक है। तो इसलिए सारे बॉन्ड यहाँ पे क्या है, एक जैसे हैं, SF के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। BH4 माइनस क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा, तो क्योंकि यहाँ पे बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन 1 माइनस, तो 4 हो गए, चारों सिंगल बॉन्ड बन गए, लोन पेयर बचा ही नहीं, मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा। तो यहां और यहां क्या होगा, रेगुलर है ना, ज्योमेट्री है, इस कारण से बॉन्ड लेंथ समान होगा, लेकिन यहां सीसो ज्योमेट्री है, अनसिमेट्रिकल रिपल्शन है, इस कारण से। अनसिमेट्रिकल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो रिपल्शन हो रहा है, मतलब जो एक प्लेन में है ना, तो वहां पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन 120 डिग्री पे हो रहा है, जबकि जो आउट ऑफ द प्लेन ऐसे बॉन्ड है और इस लोन पेयर के बीच रिपल्शन कितने पे लग रहा है, 90 डिग्री के बीच, है ना, 90 डिग्री पे रिपल्शन है, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल रिपल्शन है। बॉन्ड एंगल इस SF का और इस SF का सेम नहीं होगा, है ना, सॉरी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, बस वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो ना, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, केमिस्ट्री में उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, देख लो बस, वेक्टर तो तुमको आता ही होगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें बेसिकली, तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, जैसे कि अगर हमारे पास ये पढ़ा था ना ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड मोमेंट है, μ1 और μ2, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट म्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, वेक्टर एडिशन करना है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो cos थीटा, थीटा जितना बढ़ेगा cos थीटा उतना ही क्या होगा, कम होगा। cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो थीटा जितना बढ़ेगा cos थीटा उतना क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है, तो cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 होता है अपना -12, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करोगे क्या हो जाएगा, ये तो CCl बॉन्ड है, तो बॉन्ड मोमेंट अगर इसका म्यू है तो इसका भी क्या होगा, म्यू ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा माइनस उधर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर आप निकालोगे बॉन्ड मोमेंट, तो ये क्या आएगा, म्यू प्लस, है ना, मतलब यहां पे आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू -12, ठीक है। ये और ये गया, ठीक है, तो 2 म्यू स्क्वायर और माइनस ये क्या हो गया, म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाए, रूट अंडर म्यू स्क्वायर सिर्फ,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे रिजल्टेंट जो है वो म्यू के बराबर ही रह गया, है ना। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 120 का हाफ, मतलब सीधा इधर, ठीक है। तो यहां पे एक सीसीएल बॉन्ड ऑलरेडी म्यू का था और फिर एक दूसरा भी है ना म्यू रिजल्टेंट के साथ जुड़ गया, मतलब यहां पे जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 2 म्यू होगा। क्लियर। हाँ, अब आगे आते हैं। इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर 180 पे है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहां पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो सिर्फ एक बॉन्ड के कारण होगा, ठीक है। अब यहां पे हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पे अगेन देखो, तो इसका तो रिजल्टेंट इधर भागने वाला है और म्यू के साथ इसका भी बॉन्ड मोमेंट म्यू है, मतलब यहां पे तो डायपोल मोमेंट सीधा ही 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे तो साफ साफ भी दिख रहा है डायपोल मोमेंट क्या है, 0 ही है। तो जो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आया, जो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आया वो किस में आया, ऑप्शन ए में आया। क्या सबको बात क्लियर है? हाँ सर, एकदम अच्छे से क्लियर है ना। एक चीज और ध्यान देना, मैं बता देता हूं, डायपोल मोमेंट की बात है कि अगर ये अपोजिट में OH हो या SH हो तो इन दोनों ग्रुप्स के लिए डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ऑलरेडी आप रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे, बताने का टाइम नहीं है। लेकिन CCl अगर अपोजिट में है तो डायपोल मोमेंट 0, इन दोनों को छोड़ के कोई भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 स्पीसीज। क्या कर लोगे, ये कर लोगे या नहीं कर लोगे? ऑब्वियसली कर लोगे। और आंसर बताना 53 का। एक और क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको बताना था। VSEPR पे है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं। इथेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग क्वेश्चन है। इथेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर। इथेनॉल मतलब क्या होता है? इथेनॉल मतलब होता है C2H5OH, C2H5OH। और डाइमिथाइल ईथर है ना, क्या बोला है, डाइमिथाइल ईथर मतलब OCH3 और CH3, ये है अपना डाइमिथाइल ईथर, है ना। इथेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है ना। थाउ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बराबर है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन में हो, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच, यहां पे नहीं हो सकता। ईथर में कहां होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं होगा, है ना। सिर्फ ये थोड़ा सा पोलर बॉन्ड है, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो यहां पे क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा आयनिक वाला, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना नहीं है ये मजबूत, ठीक है। इसलिए यहां पे चूंकि H बॉन्ड प्रेजेंट है और यहां पे H बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, ईथर से। क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट इवन अगर मान लो कि सेम मॉलिक्यूलर वेट का अल्केन भी देता, तो अल्केन तो पोलर भी नहीं होता है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से भी कम हो जाता। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी। अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना, हमको बताना है डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल ब्यूटेन, देखो आ ही गया अल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये अपना क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल मतलब क्या होता है भैया, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज योर एन ब्यूटानॉल। एन मतलब नॉर्मल, एन नॉर्मल मतलब ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो मतलब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये क्या है अपना एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और फिर क्या लिखा है, आइसोब्यूटेन बनाओ। आइसोब्यूटेन का मतलब हो जाएगा ये, सर ये क्या है, हमें समझ ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। CH3 CH3 CH3, ये है अपना आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक में आपको याद होना चाहिए आइसो वाला सारा, क्योंकि इसके बिना आपके 1-2 क्वेश्चन छूट सकते हैं एग्जाम में। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले तो भैया ध्यान से देखना, सबसे पहले क्लासिफाई करो ऐसे क्वेश्चन में कि अगर हम देखें ये फर्स्ट है ये एन ब्यूटानॉल, ये अपना सेकंड था, और एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये अपना थर्ड था, और आइसोब्यूटेन ये अपना क्या है, फोर्थ है। सबसे पहले तो आपको क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है, ध्यान से समझो कि अल्कोहल कौन है, हेलाइड कौन है, और अल्केन कौन है। तो अल्कोहल है सेकंड वाला, हेलाइड है थर्ड वाला, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही क्या है, अल्केन है। देखो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट है तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी किससे, हेलाइड से, और इसकी ज्यादा होगी किससे,
अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। और अल्केन में फर्दर या फिर हेलाइड में भी फर्दर, अगर आइसोमेरिक अल्केन है, आइसोमेरिक मतलब उसका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अगर दो अल्केन का, तो अब देखते हैं कि ब्रांचिंग है क्या। तो अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया कांटेक्ट दो मॉलिक्यूल के बीच घटता है तो उनके बीच वंडर वाल फोर्स कम हो जाता है, क्लियर, ऑब्वियस सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या होता है यार, दो मॉलिक्यूल को अलग कर दो, मॉलिक्यूल के बीच कैसा फोर्स होगा, डिपेंड करता है किस टाइप का आपने मॉलिक्यूल लिया। जैसे आपने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, समझाए, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है अल्कोहल में, इस कारण से। और हेलाइड में अगर देखें तो हेलाइड में बस बॉन्ड क्या है, पोलर है, बॉन्ड बस पोलर है, तो यहां पे बस आयनिक इंटरेक्शन होगा थोड़ा, फिर इसकी स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम ही होगी, इसलिए अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, हेलाइड से। और अल्केन को अगर देखें, अल्केन जैसे ये फर्स्ट देख लो, फोर देख लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां पे तो पोलर बॉन्ड भी नहीं है, पोल जनरेट ही नहीं हुआ, तो इस कारण से यहां पे सिर्फ दो मॉलिक्यूल के बीच सिर्फ क्या लगता है, वंडरवाल फोर्स, जो लंदन फोर्स होता है, सिंपल वंडरवाल फोर्स, वो लगता है, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, क्लियर। तो इसलिए अल्केन की जो है बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में देखें तो सबसे कम है। अब इसका मतलब साफ साफ मतलब यह है कि सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यही एक अल्कोहल है। फिर हेलाइड पे आ जाते तो हेलाइड थर्ड है, तो सेकंड के बाद क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। अब सेकंड का सबसे ज्यादा और उसके बाद थर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन डी में है, तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जिनको क्यूरियोसिटी है कि हाँ हमें और चेक करना ही है, हमें अपना टाइम बर्बाद करना ही है, हमें टॉपर में नहीं आना है, तो चलो चेक कर लो, अभी तुम कर सकते हो। 1 और 4 में ज्यादा किसका, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 कार्बन का अल्केन है, यहां भी 4 कार्बन का अल्केन है, तो अब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मतलब फर्स्ट और फोर्थ में बॉइलिंग पॉइंट किससे कम आनी चाहिए, फोर्थ की कम आनी चाहिए। देख लो तुम, हाया ना, हाया ना, अरे हाया ना बोलो यार, हाँ सर समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया वुड हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ केटी एट अ कॉमन टेम्परेचर। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो मजा आ रहा है। अरे सर मजा आ गया सर, धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं सी है ये जिंदगी, है ना, वो वाला नहीं, धुआं धुआं हो गया सर। फोड़ देंगे एग्जाम में अब तो केमिकल बॉन्डिंग को। सर इतना क्वेश्चन आपने करवा दिया, अभी बस नोट्स रिवाइज कर लेंगे, फोड़ के आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग छूट ही नहीं सकता आप। और सबसे कम टाइम में बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बाकी लोगों से, है ना। और ये फजांस रूल नहीं है सर, ये फजांस रूल है, एन है, एम नहीं है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया वुड हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ केपी, केपी कम होना चाहिए, है ना, कॉमन टेम्परेचर, सबके लिए टेम्परेचर समान रखा है। अब हम सब जानते हैं ये कि MgCO3 सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस होगा, सेम पैटर्न सब में फॉलो होगा, सॉलिड सॉलिड गैस, इतनी बेसिक सेंस हमें केमिस्ट्री में तो है, ठीक है। ये है गैस, ये है सॉलिड, ये है सॉलिड। हमें बताना है लोएस्ट वैल्यू ऑफ केपी, तो हम किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर हम केपी लिखेंगे तो केपी बेसिकली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही होगा, क्योंकि सॉलिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आता नहीं है, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ऑब्वियसली सर पढ़ा है, तो केपी क्या होगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर सोचो कि जहां पे CO2 ज्यादा बनेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे तो ऑब्वियस बात है प्रेशर ज्यादा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि CO2 ज्यादा कब बनेगा, जब ये सॉलिड आसानी से डिसोसिएट करेगा। तो अब आसानी से डिसोसिएट कैसे करेगा, ये कौन बोलता है, फजांस रूल। फजांस रूल क्या बोलता है, याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट कराया था रेगुलर क्लास में, कॉन्सेप्ट ऑफ बेवफा, बेवफा 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 है तू, बेवफा कार्बोनेट, याद है कॉन्सेप्ट ऑफ बेवफा कार्बोनेट। क्या था कहानी कि केटाइन क्या करता था, कार्बोनेट के कार्बोनेट क्या होता है सर, कार्बोनेट ये होता है सर CO3 2-।
जो अपना केटाइन था, ध्यान से देख लो, सब ग्रुप 2 का केटाइन है, M2+ लिख देता हूं, इसको बोलते हैं आ जाओ मेरे साथ दुनिया बसा लो, CO2 को भगाओ, और CO2 गैस बन रहा है, भाग भी जाता है, कहता है ठीक है ठीक है, इतना प्यार किया तुम्हें, तुम छोड़ के चले गए मुझे, हैं, मुझ पे तुम्हें भरोसा नहीं था, प्रिया बेवफा हो गई, ऐसा। अब ध्यान से देखो, M2+ जितना आसानी से O- को अपनी तरफ खींच पाए, उतना आसानी से MO बनेगा और CO2 उतनी जल्दी भाग जाएगा। अब ये आसानी से कब खींच पाएगा, जब इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन क्या होगा, केटाइन पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और केटाइन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। याद करो, चचा विधायक है वाला कहानी कराया था, हां सर कराया था। अब हम ध्यान से देखें तो हर जगह कार्बोनेट ही है। अब बस पीरियोडिक टेबल में है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर वाली कहानी कर दो, तो बेटा मांगे के बाद आएगा कन्या, और कन्या कैसी होनी चाहिए, सुंदर, है ना, और बाप तो रोएगा ही, क्योंकि साला एक तो बेरोजगार मांग रहा है, ऊपर से कन्या सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सब पे चार्ज जो है वो क्या है, +2 ही है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि सेम ग्रुप का केटाइन है तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, है ना। जो नॉर्मल ट्रेंड हम एलिमेंट के एटम में लगाते थे वही सेम यहां भी लग जाएगा, क्योंकि सेम ग्रुप का केटाइन है, तो ठीक है, साइज बढ़ेगा। अब साइज अगर बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन पावर कम होगा। अब पोलराइजेशन पावर अगर कम होगा तो CO2 कम बनेगा, पोलराइजेशन पावर कम तो CO2 कम बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, रट्टा मत मारना, सीखने की कोशिश करो कि साइज ऑफ केटाइन बढ़ा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन घटा, पोलराइजेशन पावर इसका घटा तो O- को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो CO2 उतना बनेगा नहीं। तो पोलराइजेशन पावर कम तो CO2 कम, और CO2 कम तो Kp कम। इसका मतलब साइज जिस केटाइन का सबसे ज्यादा उसके लिए Kp सबसे कम। तो Ba2+ का साइज क्या है, सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए Kp क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। आंसर डी आएगा। हाईएस्ट पूछता तो Mg वाला आंसर आता। देखो बेसिकली ये है H बॉन्ड पे क्वेश्चन, बेसिकली N बॉन्ड नहीं, ये क्या है अपना H बॉन्ड पे, है ना, H बॉन्ड पे क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे हम लोग, प्यार से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल तगड़े है ना, तगड़े जोश और जुनून के साथ। अभी अपना जोश जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक जोश खत्म नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू देम। यहां पे अपने को 2 कंपाउंड दिया हुआ है, ए और बी। कह रहा है ऑप्शन ए में बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए। कह रहा है क्या बी ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा ए से। अब ध्यान से समझना, पैकिंग जितनी कमाल की होगी मॉलिक्यूल्स की, उतने ही ज्यादा अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट वाले को ध्यान से देखें तो क्या आपको यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है? क्यों दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखो। ये जो मतलब इसको अगर ढंग से थोड़ा बनाए ना, मतलब तो ऐसा, ये डबल बॉन्ड वो थोड़ा ऊपर बना दो बस, है ना। क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? तो ए में क्या पॉसिबल है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जबकि अगर हम बी में ध्यान से देखें तो बी में देखो ये जो हाइड्रोजन है इससे बहुत दूर है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर H भी पॉसिबल नहीं है। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जब लेंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहां पे क्या है, बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। बेसिकली ऐसा केस हम कर चुके हैं आज, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है। यहां पे बस क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या करते थे, OH और बाजू में NO2 था, यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड ये है यहां पे बेसिकली COOH, ठीक है। तो ये है पैरा, तो पैरा में क्या होगा, इंटर। अब इंटर मॉलिक्यूलर H भी जब होगा 2 मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब अट्रैक्शन 2 मॉलिक्यूल के बीच में अब ज्यादा है, तो पैकिंग क्या होगी, ज्यादा इफिशियंट होगी। इस कारण से बी अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा ए से। मतलब ये तो क्या है अपना सही स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू अभी लिखते हैं। B हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन A इन वाटर। ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को घटाएगा, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मतलब जैसे दो मॉलिक्यूल है तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में सिर्फ क्या होता है, यहां पे लंदन फोर्स लगता है VWF वैन डर वाल फोर्स, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल के बीच एच बॉन्डिंग हो रही है तो एक्स्ट्रा में यहां पे एच बॉन्ड भी लग रहा है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल को अलग करना है तो सेपरेट करने के लिए अब सिर्फ VWF को नहीं तोड़ना है, HB को भी तोड़ना है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो। और इंट्रामॉलिक्यूलर में बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऐसे ही स्टेबल है, अकेले स्टेबल है, तो ये आसानी से टूट जाना चाहेगा, दूसरे से अलग हो जाना चाहेगा, दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहना चाहेगा। इसलिए बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए इन वाटर, ये भी क्या है, ट्रू है। सी, बी डिजॉल्व्स मोर रेडियली, रीडिंग नहीं रेडियली, LY रेडियली देन ए इन वाटर, ऑब्वियसली सही है। जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होती है तो बेसिकली क्या कर सकता है कि ये मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है भैया, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा देता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर ये खुद में ही खुश है, क्यों ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा बताओ, तो सॉल्युबिलिटी हो गई कम। ठीक है, तो इसका मतलब बी डिजॉल्व्स मोर रेडियली, आसानी से डिजॉल्व कौन होगा, बी। मतलब ये तीनों ही करेक्ट हो गए, मतलब है ना। ए बी सी कहां पे दिख रहा है करेक्ट, ए बी एंड सी आर ट्रू, ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आया, हाँ। नेक्स्ट मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंटरेक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आयन आयन जो डाइपोल है ना, तो वो भैया जो दो एटम है, मतलब सॉरी एटम तो नहीं बोल सकते, आयन, तो आयन के डिस्टेंस पे कैसे रिलेट करता है ना, कैसे आर जो क्या है वो डिस्टेंस बिटवीन टू आयन्स है। ठीक है, तो कैसे उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे बेसिकली कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन फैक्ट पे बेस्ड है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि जो आयन आयन होता है वो डिपेंड करता है, इस तरीके से रिलेट होता है, 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाइपोल डाइपोल जो है वो ये होता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल, एंड लंदन फोर्स जो होता है ये होता है 1/r6 के प्रोपोर्शनल। तो याद कर लेना ऑब्वियसली, है ना, एनसीईआरटी में दिया है, तो इसका आंसर डी आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट में ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O-, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। O2 से हमें कहां जाना है, O2- पे जाना है, तो कह रहा है कि द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। ये भी कोई करने की बात है भाई, O2 का क्या करना है अपने को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लो। तो यहां पे sp मिक्सिंग नहीं होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है ना, σ1s आएगा, देन क्या आएगा σ2s, देन तुम्हारा क्या आएगा, सॉरी σ*1s आएगा, देन तुम्हारा आएगा σ2s, देन क्या आएगा अपना σ*2s। और पहले तुम जब अप टू 14 इलेक्ट्रॉन लिखते थे तो σ2pz बाद में लिखते थे, अभी यहीं पे आ जाएगा ये σ2pz, तब आएगा पाई वाला। अब आएगा ये π2px इज इक्वल टू π2py, और फिर क्या आएगा π*2px इज इक्वल टू π*2py, एंड देन तुम्हारा क्या आएगा σ*2pz। क्लियर, हाँ, ये होता है O2 हो गया, F2 हो गया, मतलब जो भी ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है ना उसके लिए ऑर्डर फॉलो करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में। अब O2 मतलब क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरना शुरू कर दें, ठीक है, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 13 14 15, ठीक है, और एक यहां पे ये हो गया अपना 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 2 4 6 8 10 2 12, एक मिनट शायद नहीं भरा है, 2 4 6 8 10 12 14 15 ही हुआ ना, 16 मतलब ये हो गया। तो अगर हमें O2- बनाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे आएगा बताओ, अभी ये आएगा किसमें, π*2px या फिर π*2py, कोई भी बोल सकते हो, दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जी की। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन में कौन सा है, तो अपना दिया है π*2px, ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा, सी आएगा, है ना, मतलब O2- जो बनेगा तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर, नहीं सर हमको इधर भरना है, भर देना, दोनों इक्वल एनर्जी पे है। डिजेनरेट ऑर्बिटल में हुंड्स रूल फॉलो करते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर एक्स्ट्रा है तो फिर यहां से भरना शुरू करो। क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट, ये बेसिकली जो है वो 12th क्लास का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जो बच्चे अभी 11th में उनको शायद ये समझ में नहीं आए, लेकिन जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं उनको ये बिल्कुल समझ में आएगा। क्या कहा जा रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 1 to 3R, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, ऑब्वियसली, है ना, नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मतलब ये क्या है, ट्रू है, कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं।
वैलेंस बॉन्ड थियरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ना जी, क्वांटिटेटिवली तो सीएफटी ने बताया था, ठीक है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। वैलेंस बॉन्ड थियरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड्स एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शन था वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वो किसने दिया था, सीएफटी ने दिया था। उसी के बेसिस पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया था। मतलब यहां पे 1 और 3 क्या है, ये अपना करेक्ट है ना, 2 क्या है अपना इनकरेक्ट है। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरमॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, अब खत्म ही होने वाला है चैप्टर। The intermolecular potential energy for the molecule A, B, C and D given below suggest that है ना, AB has the stiffest bond, stiffest मतलब shortest है ना, एकदम मतलब क्या कहते हैं, मतलब एकदम नुकीला बॉन्ड वैसा वाला है ना, बिल्कुल स्टिफेस्ट, बिल्कुल पास में रहेगा। AD has the shortest, देखो भैया शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ अगर हम बात कर लें, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ अगर किसी के बीच, मतलब किसी दो एटम की शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल सिस्टम बन रहा है। तभी तो ये दोनों एटम एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आके मुस्कुरा रहे हैं, है ना, चश्मा लगा के, ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना, ऑब्वियसली। इसका मतलब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तभी दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। अब अगर हम देखें ए का, ए बी का, ए सी का और एडी का, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, देखो माइनस में लिखा हुआ इधर पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी देखो ए बी का है। इसका डायग्राम यहां पे आया है, एक ए का इधर ही रह गया, ए सी का इधर, एडी का सबसे इधर, ठीक है। तो ए बी जो है वो सबसे स्टिफेस्ट बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज्यादा इंग्लिश का था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को स्टिफेस्ट बॉन्ड का मतलब नहीं पता होता है, इसलिए हो सकता है वो एडी आंसर कर दे। क्लियर? वैसे एडी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, एडी के बारे में तो साफ साफ बोला था, नहीं होगा शॉर्टेस्ट भाई, इसकी तो भाई पोटेंशियल एनर्जी देखो ज्यादा है, मतलब उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो आंसर ए होगा, है ना। मतलब इंग्लिश से भी आप पार पा सकते हो, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो ऑप्शन को। नेक्स्ट, इफ AB4 मॉलिक्यूल इज पोलर, इफ AB4 molecule is polar molecule, a possible geometry of AB4 is, AB4 है, मतलब A तो हो गया तुम्हारा सेंट्रल एटम और B क्या हो गया तुम्हारा सराउंडिंग एटम, ठीक है। अच्छा, पोलर भी होना चाहिए भाई। 4 बॉन्ड अगर आपको बनाने हैं सेंट्रल एटम से, तो एक तो कहानी क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल में कि 4 सराउंडिंग एटम जुड़े हो, है ना, सेंट्रल एटम से। एक कहानी क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर, वहां भी जुड़ता है। एक कहानी क्या हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल, ना जी ना, स्क्वायर पिरामिडल मतलब पता ही क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल मतलब हो जाएगा फिर तो स्क्वायर है, ठीक है, मतलब एक यहां एटम, एक यहां एटम, एक यहां एटम, बीच में सेंट्रल और एक इधर भी एटम रखा हुआ है, तभी तो पिरामिड बनेगा, ठीक है, पिरामिड बनेगा। क्लियर है? हाँ, ये तो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। सीसो, हाँ सीसो हो सकता है, झूला वाला, याद करो SF4। हाँ, अब स्क्वायर प्लेनर में क्या कहानी होगा, अगर आप स्क्वायर प्लेनर में देखो ना, तो यहां पे सेंट्रल एटम है, यहां पे रखा हुआ है सराउंडिंग एटम, तो ये कभी भी पोलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बॉन्ड मोमेंट अगर इधर, तो इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तब तो ये भाई हमें तो पोलर चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल मतलब कब होगा पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब डायपोल कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए ना, तभी तो पोल बचना चाहिए। पोल कैसे बचना चाहिए, मतलब कैसे मेजर करते हैं, तो पोल बचा हुआ, इसका मतलब डायपोलमेंट 0 नहीं है, तभी मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, है ना। बहुत फर्क समझाया था मॉलिक्यूल पोलर और बॉन्ड पोलर में। क्लियर? हाँ सर। स्क्वायर प्लेनर नहीं चाहिए। टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहां पे अगर देखें, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर, ये सब काट छाड़ के क्या कर देते हैं, 0 ला देते हैं। तो रेगुलर अगर टेट्राहेड्रल है तो यहां पर न्यू क्या आएगा, 0। जैसे CCl4 क्या होता है तुम्हारा, डायपोलमेंट 0 होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्लियर? हाँ। सीसो में बेसिकली क्या होता है कि जो अपना ट्राइगोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक जगह बस क्या करो, मतलब इक्वेटोरियल पे क्या रख दो, लोन पे रख दो, तो इसी को क्या बोलते हैं, सीसो बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका जैसे ये होगा अपना सेंट्रल एटम, तो जनरली सेंट्रल एटम क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, ये जो वर्टिकल वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये पोलर होगा, ठीक है। और तुम्हारा AB4 भी है। क्लियर? तो सीसो इसके लिए पॉसिबल है। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट में
अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाई फजांस रूल पे कोवेलेंट कैरेक्टर अगर देखना है तो हमें सिंपली क्या देखना होता है कि पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन जितना ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटाइन अपॉन साइज ऑफ केटाइन, है ना, है ना, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन, क्लियर। और इसमें भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो हमेशा ही क्या होता है, चार्ज। जब चार्ज सेम हो तभी आप साइज पे जाओगे, डोमिनेटिंग फैक्टर इज ऑलवेज चार्ज। ये सिर्फ यहां नहीं, कहीं भी अगर आप चार्ज बाई साइज लिख रहे हो, इवन फिजिक्स में भी, तो वहां भी डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज ही होता है, ठीक है। तो एक तो ये होगी कहानी। अब एनायन के रेस्पेक्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जितनी ही ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से एनायन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा कंपाउंड में, ठीक है। अब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, उसको तो बर्बाद होना है, डिस्टॉर्ट होना है, तो चार्ज तो ऑब्वियसली उस पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो केटायन है वो एनायन को ऑब्वियसली बात है खींचेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही, तो चार्ज तो एनायन पे भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी एनायन की, है ना, चार्ज अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और साइज भी ज्यादा होना चाहिए। साइज एनायन का इसलिए ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो आसानी से टूट सकता है, क्योंकि एकता कम होगा। साइज ज्यादा, उस पे चार्ज आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े रहेंगे, तो कोई भी केटायन आके खींच लेगा चार्ज को। एकता कम तो तोड़ना आसान होता है, और तोड़ना ही तो है एनायन को, ठीक है। हाँ, अगेन यहां पे देखे तो इधर -2 केटायन पे +2 चार्ज। ध्यान से अगर देखो ना तो यहां पे एनायन Cl- है, सिंपली देख लो, सेम हो गया एनायन, तो एनायन वाला फैक्टर खत्म। चार्ज का प्रोडक्ट देख लो, तो ये +2 है ना, ये देख लो +3 Mg +2 Fe +2, है ना। सिंपली हम ध्यान से देख सकते हैं कि बाकी के केटायन पे चार्ज +2 है, जबकि AlCl3 में +3 चार्ज है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर यहीं पे मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज केटायन की आ रही है यहां पे। तो जो पोलराइजेशन पावर है सबसे ज्यादा क्या होगा, Al3+ का होगा इन चारों ही केटायन में, Sn2+ में, Al3+ में, Mg2+ में और Fe2+ में। मैक्सिमम जो होगा पोलराइजेशन पावर Al3+ का, इसलिए कोवेलेंट सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन होगा, AlCl3 कोवेलेंट होगा। क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। तो इस तरीके से गाइस हमने केमिकल बॉन्डिंग को खत्म कर लिया। ध्यान से देखो कितने क्वेश्चन करा दिया। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूंकि मैं करवा रहा हूं, तो उसमें हम लोग 63 क्वेश्चन कर लिए हैं। 63 क्वेश्चन कर लिए, कितने दिन में, 3 दिन में, जिसमें कि मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग दोनों कवर हो चुका है, और एक भी टॉपिक नहीं रहा। आप मिला के देख लो अपने नोट्स, है ना, कि केमिकल बॉन्डिंग में कितने टॉपिक होते हैं और कितने पे सर ने क्वेश्चन कराए और कितने वेराइटी के कराए। मजा आ गया, मजा आ गया। तो आपका मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, सिर्फ बोलूंगा लव यू ऑल, पढ़ते रहो जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। जब एग्जाम हो जाए तो ये सब भूल जाना, ठीक है। लेकिन जब तक एग्जाम ना हो जाए कुछ नहीं भूलना है, सब कुछ याद करना है, मजे करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।